गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में जो अधिकार हैं उनके बारे में। प्रीवियस वीडियो तक हमने अध्ययन किया हमारा जो पहला अधिकार है समता का अधिकार है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से अध्ययन किया। अब आज जो हमारा दूसरा जो अधिकार है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। कितने कौन से अनुच्छेद तक किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है वो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन प्रमुखतः किया गया है। अब हम इसके स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण अधिकार। लोकतंत्र यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की समस्त व्यवस्था है वो जनता के हाथ में रहती है। जिस सरकार को बनाना हो, सरकार का गठन करना हो, सरकार को चुनना हो या सरकार को स्थगित करना हो, समाप्त करना हो, ये समस्त शक्तियां, समस्त अधिकार है वो किसमें है? लोकतंत्र में, जनता के पास में है। तो जनता लोकतंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख अधिकार माने गए हैं वो है समता और स्वतंत्रता का अधिकार। यानी देश के समस्त नागरिक है वो हर दृष्टि से समान है, उनके साथ किसी भी प्रकार की क्या है असमानता नहीं की जाएगी। दूसरी बात है स्वतंत्रता की। देश का प्रत्येक नागरिक है वो हर कार्य के लिए, हर विषय के लिए, हर प्रकार से वो क्या है? स्वतंत्र है। किसी प्रकार का प्रतिबंध है उसके ऊपर है वो नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार से कहा जाए तो जो लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता ये दोनों क्या है? व्यक्तियों के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है में से माने गए हैं। बात आती है एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं। मान लो कि स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो गया लेकिन समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता, या समानता का प्राप्त हो गया और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं होता, तो अधिकारों का महत्व नहीं रहेगा। इस कारण कहा गया है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक व्यक्ति को समानता मिल जाए लेकिन उसको स्वतंत्रता नहीं मिले, यानी किसी प्रकार कोई कार्य करने स्वतंत्रता नहीं मिले, तो वो समानता का अधिकार किस काम का? और व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल जाती है लेकिन उसको समानता नहीं मिलती तो वो अधिकार है दूसरा किस काम का? इस कारण क्या है कि समता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों ही व्यक्ति को महत्वपूर्ण अधिकार है, स्वतंत्रताएं हैं, समानताएं हैं वो प्रमुख रूप से प्रदान करती है। बात आती है स्वतंत्रता का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है? स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ होता है एक प्रकार से कहा जाए तो कि किसी प्रकार के बंधनों का नहीं होना, या हर प्रकार के बंधनों से प्रमुखता जो मुक्ति है वो स्वतंत्रता का अर्थ कहलाती है। तो प्रमुख रूप से हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है वो विस्तार से, इसकी गहराई से प्रमुख रूप से इसके कौन से अर्थ निकलते हैं। तो बात आती है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। चिंतन यानी व्यक्ति जो सोचता है, जो समझता है वो उसके पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। इसके साथ साथ क्या है? अभिव्यक्ति यानी व्यक्ति के मन में जो विचार है, जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं उनको प्रस्तुत करने का अधिकार। किसके माध्यम से? अपने विचारों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से। बात आती है कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति में जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो कौशल है, जो उसने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, जो कार्य उसको करना आता है उसके आधार पे उसको कार्य करने की स्वतंत्रता है। वो जो कार्य करना चाहे वो कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले बात आती है इसमें चिंतन और अभिव्यक्ति। व्यक्ति जो चाहता है वो सोच सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है और अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति यानी शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। और वो जो कार्य करना चाहे, जो कार्य उसको आता है, जो उसमें योग्यता है, जो उसमें कौशल है, जो उसमें प्रशिक्षण है, उसने जो प्राप्त कर रखा है उसके आधार पे वो कार्य कर सकता है। तो प्रमुख रूप से स्वतंत्रता है वो इन रूपों में प्रमुखतः स्पष्ट होती है। बात आती है स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं हम जैसा चाहें वैसा करने लग जाए। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कदापि नहीं है कि हम जैसा करना चाहते हैं हम वैसा ही करने लग जाएं।
यानी जरूरी थोड़ी है कि हमारे द्वारा हर बार किया गया कोई भी कार्य है वो सही हो। हमारे द्वारा किया गया कार्य अनुचित भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है ये नहीं कि हम जैसा चाहे वैसा करने लग जाए, यानी हमें वही करना है जो उचित है। अनुचित करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमें प्राप्त नहीं होता। अनुचित करने पे उचित रूप से है वो हमें न्यायालय के द्वारा प्रमुख रूप से दंड है वो सजा प्रमुख रूप से दी जाएगी। बात आती है ऐसा होने से बहुत से व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति का जो मन कहता है वो करने लग जाए तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे व्यक्ति है, दूसरी जो जनता है, उनका हनन होगा। उनके स्वतंत्रता का, उनकी समानता का प्रमुख रूप से हनन होने लग जाएगा। तो हनन होने से, नुकसान होने से क्या है कि एक व्यक्ति है वो अपने अधिकारों का उचित उपयोग करे, लेकिन उचित उपयोग नहीं करता और वो अपने अधिकारों को स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हुए अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर नियंत्रण करता है या उनको नुकसान पहुंचाता है या उनसे वंचित कर देता है, तो ऐसी स्वतंत्रता है ये व्यक्ति को कदापि प्राप्त नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह सकता है, कार्य कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता के अंतर्गत कदापि शामिल नहीं किया गया है। बात आती है स्वतंत्रता की परिभाषा की, तो ध्यान रखना, बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए। सबसे पहली बात यहाँ स्पष्ट है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए। व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन वो अपने कार्य के द्वारा, अपने किसी काम के द्वारा, अपने किसी प्रयोजन के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसी व्यक्ति के नुकसान से हानि उसके नहीं होनी चाहिए, उसके जो कार्य से, उसके विचारों से किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। बात आती है बिना किसी कानून व्यवस्था को ठोस पहुंचाए, यानी जो कानून व्यवस्था जो समाज में बनी हुई है, सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं, जो संविधान ने जो व्यवस्था कर रखी है, न तो संविधान को न कानून व्यवस्था को किसी प्रकार का उल्लंघन या नुकसान या ठेस करने वाले उसके कार्य नहीं होने चाहिए। तो बात आती है आगे, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। यहाँ क्लियर हो गई ये बात है स्वतंत्रता की परिभाषा में, यानी बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए। इसके साथ साथ सरकार ने जो नियम कानून बन रखे हैं उनको ठेस नहीं पहुंचाए और अपनी स्वतंत्रता का है इस प्रकार उपयोग करे कि वो भी आनंद ले सके और दूसरे के द्वारा भी क्या है उसकी स्वतंत्रता का आनंद है उससे उसको वंचित नहीं किया जा सके। तो यहाँ बात आती है आगे, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके, यानी एक व्यक्ति है वो इस प्रकार से कार्य करे, इस प्रकार से अपने उद्देश्य को पूर्ण करे, किसी दूसरे व्यक्ति के उद्देश्य को प्रमुख रूप से हानि नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे। क्यों? एक व्यक्ति को तब तक ये अधिकार मिले हैं जब तक वो स्वतंत्र रूप से रह के कार्य करता है। अगर वो किसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने लग जाता है, नुकसान करने लग जाता है, तो व्यक्ति को ये अधिकार संविधान नहीं देता, उसे प्रतिबंध लगा देता है और उसको कठोर सजा भी दी जाती है। बात आती है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा व्यक्ति को क्या है कि जीवन है और जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका भी अधिकार है वो संविधान के द्वारा प्रमुखतः प्रदान किया गया है। इसमें हम प्रमुख जो बिंदु आते हैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसमें कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति है उसको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। बिना कारण उस व्यक्ति को बताए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कानून है या कानून का कोई व्यक्ति है वो जबरदस्ती किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तार करता है तो उसको उससे पहले उसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका उचित कारण है वो व्यक्ति को बताना पड़ेगा, उसके बाद में उसको गिरफ्तार प्रमुखतः किया जा सकता है। बात आती है व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से बचाव का अधिकार। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को चाहे उचित तरीके से या अनुचित तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने जो उसने सजा या जो उसने कार्य अनुचित नहीं किया उसकी पक्ष रखने के लिए वो प्रमुख रूप से क्या है कि अपने पसंदीदा वकील, यानी जो वकील उसको उचित लगता है, जो उसकी नजरों में सही है, उस वकील से वो राय विमर्श कर सकता है।
उससे अपनी समस्या का समाधान है उसके सामने प्रस्तुत करके अपनी समस्या का जो समाधान है वो प्रमुख रूप से निकलवा सकता है। अब बात आती है आगे कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो अब आगे की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वो संविधान के द्वारा और कानून के द्वारा प्रमुखतः निर्धारित की गई है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके संबंध में एक विशेष व्यवस्था दी गई है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत जो निकटतम या नजदीक जो न्यायालय है उसके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके एक दिन के दौरान, यानी एक दिन या 24 घंटे के दौरान है, उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको न्यायालय के सामने निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें लाने और ले जाने का जो समय है वो शामिल नहीं है। यहाँ बात आ रही है कि उसको हिरासत में रखने का जो समय है वो 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ उस व्यक्ति को ले जाने और लाने का जो समय है वो शामिल नहीं किया गया है। बात आती है मजिस्ट्रेट निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं है। मजिस्ट्रेट है वो ये निर्धारित करेगा कि उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तार करने का जो कारण है वो उचित है या अनुचित है। वास्तव में इसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके आधार पे इस पे आगे कार्रवाई चलाई जा सके, मुकदमा चलाया जा सके, या जो इसने कार्य किया ही नहीं है या किसी अन्य कारण से इसको गिरफ्तार किया गया है, तो ये फैसला प्रमुख रूप से कौन करेगा? मजिस्ट्रेट है वो ये फैसला करेगा कि उसको गिरफ्तार करने का कारण उचित है या अनुचित है। बात आती है व्यक्ति को मनमाने ढंग से जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वृद्ध हो चाहे युवा हो चाहे बच्चा हो, किसी भी व्यक्ति को अपने मन की इच्छा के आधार पे अपने जीवन लीला, अपने जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। यानी व्यक्ति अपने इच्छा के आधार पर अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता, अपने आप को जीवन है उसको समाप्त करने के साथ अपने आप को मार नहीं सकता, एक प्रकार से कहा जाए तो किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार कतई संविधान ने नहीं दिया है कि वो अपने जीवन है उसको समाप्त कर सके अपनी इच्छा के आधार पे। बात आती है अधिकार का दायरा और भी व्यापक। हम अधिकारों के अगर विस्तार से अध्ययन करें, इसकी गहराई से समझने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक अधिकार की गहराई इतनी अधिक व्यापक है कि अगर इसको विस्तार से समझें तो बहुत सारे जो अधिकार है वो हमें विस्तार से समझने को मिलते हैं, विस्तार से समझने को मिलते हैं, और विस्तार से हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसके प्रत्येक बिंदु की हम गहराई समझते हैं तो और भी अधिक है वो अधिकार है, हमें महत्वपूर्ण है, वो सुविधाएं हैं, दायित्व हैं, वो प्रदान प्रमुख रूप से करते हैं। बात आती है कि शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को प्रमुख रूप से क्या है? शोषण से मुक्त, यानी किसी व्यक्ति का किसी भी आधार पे शोषण नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से वो विवश नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से व्यक्ति मजबूर नहीं होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का शोषण से उसको मुक्त रखा जाए। बात आती है मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को समानता पूर्वक और प्रतिष्ठा के साथ क्या है? जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती, उसकी गरिमा को नुकसान है प्रमुखतः नहीं पहुंचाया जा सकता। बात आती है जीवन के अधिकार का जो प्रमुख अर्थ है वो क्या है? जीवन के अधिकार के तहत प्रमुख रूप से व्यक्ति को है वो कौन सी सुविधाएं, कौन सी स्वतंत्रताएं हैं वो प्रमुख रूप से प्रदान की गई है। तो सबसे पहले बात आती है व्यक्ति को आश्रय का अधिकार। यहाँ आश्रय का मतलब है व्यक्ति को रहने के लिए प्रमुखतः निवास है, घर है वो उपलब्ध होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास रहने के लिए स्थान नहीं हो, सर छुपाने के लिए छत नहीं हो। तो ये भी व्यवस्था संविधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय है वो प्रमुख रूप से प्रदान किया जाए, नहीं है तो सरकार के द्वारा उसकी मदद की जाए आश्रय बनाने में। बात आती है आजीविका का अधिकार।
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पे, उसकी क्षमता के आधार पे, उसके कौशल के आधार पे, उसके प्रशिक्षण के आधार पे, उसके अनुभव के आधार पे, उसको जो कार्य आता है या जो उसमें कार्य करने की योग्यता है उसके आधार पे आजीविका उपलब्ध करवाने का अधिकार भी सरकार का, राज्य का प्रमुखता रहता है। तो एक प्रकार से स्पष्ट है कि व्यक्ति को रहने के लिए निवास स्थान और व्यक्ति को जो उसमें योग्यता है, कौशल है, उसके आधार पे आजीविका प्राप्त करने का जो अधिकार है वो भी क्या है, संविधान ने प्रमुखता व्यक्तियों को दिया है।